क्या जाने क्या लिखा था उन्हें इस तराब में, कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। क्या कर दिया था पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो इस तरह से विदाई हुई है कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। हैरत तो तब भी हुई थी जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था, और हैरत तब भी हुई जब अचानक से उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया कि हमने इस्तीफा दे दिया है। अब जितनी मुंह उतनी बातें, लोग तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं, बना रहे हैं, मगर राजस्थान की सियासत के लिहाज से ये कितना प्रभावी है और निष्प्रभावी है, इस पर भी हम बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने क्या बोला, अशोक गहलोत ने क्या बोला और बीजेपी ने क्या पलट कर जवाब दिया है, और इस बीच क्या जाट राजनीति पर कोई असर भी पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इन्हें बनाया गया था उसे लेकर राजस्थान में बहुत बड़ा जश्न नहीं बना था, क्योंकि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें लेकर आए और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बना दिए और फिर अचानक से उपराष्ट्रपति बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन से ये बने थे और मन से ही हट गए। तो फिर मोदी के मन से ही बनना है और मोदी के मन से ही हटना है, तो राजस्थान के लोगों का मन से क्या लेना देना। मगर ये सियासत है, इधर से उधर से जोड़कर चर्चाएं होती है। कुछ लोग कह रहे हैं जाट है, दबाव में तो नहीं काम करेगा। देखा, जाट आड़ू होता है, जाट झुकता नहीं है। जाट ने अपने तरह से जवाब दिया है इस्तीफा देकर। कुछ लोग कहते हैं कि जाटों पर यकीन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार धोखा खाए, पहली बार सत्यपाल मलिक पर और इस बार जगदीप धनखड़ पर। यानी चौराहे पर आप जितने लोगों से मिल लीजिए, हर लोग अपने मिजाज से इसे बताना चाह रहे हैं कि हुआ क्या था। क्या 6-7 महीने पहले ही जगदीप धनखड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ता बिगड़ गया था? जो आंख के नूर बने थे वो उतार दिए गए थे? पता नहीं, मगर लोग कह रहे हैं कि इतनी असहजता हो गई थी कि उपराष्ट्रपति नमस्कार भी करते थे तो प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते थे और इधर उधर देखने लगते थे। अब इन सब चीजों को जब्त कर रहे थे वो, क्योंकि अपनी किसी काबिलियत की वजह से बने हो, सियासी काबिलियत की वजह से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। राजस्थान के राजनीति भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। दूसरी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी तुलना की जाने लगी कि राज्यसभा का संचालन अच्छा नहीं हो रहा है जितना कि लोकसभा का संचालन हो रहा है। अब देखिए, इसको लेकर आप अलग तरह से चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीजेपी के संस्कार में बड़े हुए हैं, मगर ये जनता दल से आए हैं, ये लोक दल की परंपरा के नेता रहे। देवीलाल इनको टिकट दिए और देवीलाल ने ही चंद्रशेखर की सरकार में इन्हें मंत्री भी बनाया। जाट राजनीति में ये जाट आरक्षण के समय सक्रिय हुए और सुप्रीम कोर्ट तक में पैरवी की और बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया और ये बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच कांग्रेस में भी रह लिए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मैंने आखिरी बार इन्हें तब देखा था जब वसुंधरा राजे पहली बार चुनाव जीती थी और सुबह सुबह मैं बीजेपी दफ्तर गया तो इनका हाथ टूटा हुआ था और बाहर एक प्लास्टिक की कुर्सी पर ये बैठे हुए थे। उसके बाद 2003 के बाद कभी ये बीजेपी दफ्तर में दिखाई नहीं दिए, दिल्ली में ही रहे। अब सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से क्या कोई असर पड़ने वाला है? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देखो, जाट तो जाट ही होता है, उसने दिखा दिया कि हम झुक नहीं सकते। मगर हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि हमें तो एक कप चाय तक नहीं पिलाई, हमारी तो मुखालफत ही की और
ज्योति मिर्धा को लेकर घूमते रहे हमारे सफाई के लिए, बीजेपी से बिगड़े रिश्तों के लिए वो जगदीप धनखड़ को भी जिम्मेदार मानते हैं। मगर इस सब के बीच अपनी तरह से लोग कह रहे हैं, अब फर्स्ट इंडिया अखबार है, उसने लिखा है कि एक फोन कॉल गया और वो इस्तीफा दे दिए, यानी कि इस्तीफा मांगा गया। उपराष्ट्रपति पिछले कुछ दिनों से मुखर हो रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो दरकिनार हो रहे थे और संवैधानिक पद पर रहते हुए भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी। मगर सेंट्रल विस्टा जिसके अंतर्गत नया संसद भी बना है, उसमें भव्य मकान मिला था उपराष्ट्रपति को, और सबसे पहले जो सेंट्रल विस्टा में गृह प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे वो जगदीप धनखड़ थे। अब पता नहीं, कहा जा रहा है कि मकान भी जल्दी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर जगदीप धनखड़ जिस तरह से झुके हुए दिखाई दे रहे थे उस तरह से झुके हुए दिखाई नहीं दिए और इस्तीफा दे दिए। लोगों ने कहा कि देखिए, जगदीप धनखड़ को थोड़ा सा जब्त करना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने आपको चुनकर यहां बैठाया है तो किसी उम्मीद से बैठाया होगा, मगर आप उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं तो फिर आपको जब्त करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आसपास के लोग घेर कर बैठ गए और कहे कि अब इससे ज्यादा अपमान सहना नहीं चाहिए, आप तो इस्तीफा दे दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहा कि इस्तीफा दे दो नहीं तो महाभियोग लाएंगे। मतलब चर्चाओं का बाजार है। पर दैनिक भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत हैं। ये मैं नहीं मानता। इनके उपराष्ट्रपति बनने से ना तो बीजेपी 25 की 25 सीटें लोकसभा में जीत गई, 11 सीटें जो कांग्रेस और दूसरे लोगों ने जीती है वो ज्यादातर जाट बहुल हैं। तो इनके होने से जब बीजेपी को फायदा नहीं हुआ तो इनको ना होने से बीजेपी को क्या नुकसान हो जाएगा? सियासी रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि जाट पहले से ही नाराज चल रहे थे और नाराज हो जाएंगे, और ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये सत्यपाल मलिक की तरह मैदान में उतरेंगे और बोलेंगे। अब नरेश टिकैत भी अपना, चूंकि वो भी किसान नेता हैं और जाट नेता हैं और किसानों के नाम पर बात कही जा रही है, उन्होंने दिलचस्प बात कही कि इस्तीफा तो ये नहीं दे सकते। जो इस्तीफा उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है उसे लेकर के क्या कहें? देखो, पहले तो उनसे बयानबाजी करवाई, किसानों के पक्ष में बयान दिलवाए, ग्रामीण पशुभूमि के बारे में बयान दिलवाए, एजुकेशन पर दिलवाए, और फिर बीमारी का बहाना लगा के ये मैसेज है, गांव के लोग नहीं बताया। हमारे पास में फोन आए, उन्होंने कहा इस्तीफा द्वारा उसे कह के नहीं तो जाट तो भाई मरता खाट पर भी जमीन नाम नहीं करता हो, किसी के जमीन नाम भी बालकों के मरने के बाद हो, जिंदगी किसने के लिए तो बता दो। इस्तीफा दे नहीं सकता था, जाट इस्तीफा नहीं दे सकता। जाट अगर खाट पर हो तो भी वो जमीन किसी के नाम नहीं करता। बेटों के नाम भी जमीन तभी होती है जब जाट मर जाता है। अब ये अपने अपने मैंने कहा ना कि जगदीप धनखड़ को लेकर जाटों की सियासत और जाटों की मिजाज को लोग अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। मगर सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया आखिरी में कि पुलवामा भी बीजेपी ने कराया, मगर उससे क्या हुआ? लोगों ने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया, या फिर भरोसा नहीं किया। भरोसा करे भी तो फिर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप उस समय उसका हिस्सा थे। अब जगदीप धनखड़ ने जिस तरह की बातें कही है, उपराष्ट्रपति रहते हुए, राज्यसभा के चेयरमैन रहते हुए, बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ में, अगर ये बीजेपी के खिलाफ अब बोलना शुरू करते हैं तो फिर ये दूसरे सत्यपाल मलिक बन जाएंगे।
कुछ लोग इन्हें लेकर घूमेंगे, मगर इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा अगर ये खिलाफ बोलते हैं तो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कब तक को भवन में रहेंगे, आज नहीं तो कल बोलेंगे। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब सत्यपाल मलिक ने जो बोला है उससे ज्यादा तो बोल नहीं सकते, मगर ये बने कैसे थे आज तक पहेली है, तो ये हटे क्यों, ये भी पहेली ही रहेगा। ये आपको कभी पता नहीं चलेगा कि हटे क्यों, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि बने क्यों। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग इन्होंने स्वीकार कर लिया और अभी सरकार उच्च स्तर पर बातचीत कर रही थी इसे लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बिना वजह इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का मौका दिया, जिससे खफा हो गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इसीलिए उनके बुलाए हुए किसी मीटिंग में नहीं गए जेपी नड्डा और रिजिजू। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि हम फोन करके बता दिए थे कि हम व्यस्त थे दूसरे कार्यक्रम, संसदीय कार्यक्रम में, मगर नहीं जाना भी एक तरह से आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने वाला होगा, जिसकी वजह से वो त्वरित फैसला लिए होंगे या फिर कह दिया गया होगा कि आप दे दीजिए। अब सच्चाई तो देखो जगदीप धनखड़ बताएंगे या नहीं बताएंगे पता नहीं, पर अब ये मसला ऐसा हो गया है कि कांग्रेस में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं वो कह रहे हैं कि देखो हम ना तो इसे दुखी हैं इनके जाने से, ना खुश हैं, क्योंकि जो व्यवहार इन्होंने किया विपक्ष के साथ वो सही नहीं था। मगर इनके पारिवारिक मित्र अशोक गहलोत सबसे पहले कूदे, जो कि उनसे दिल्ली में जब भी दौरा करते हैं तो दिल्ली में उनसे जरूर मिलते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत भी कानूनी पेचीदगियों में बहुत सारा फंसे हुए हैं और जुडिशरी में जगदीप धनखड़ की भारी दखल है। अब भी ये जजों के खिलाफ बोलते थे तो बीजेपी कहने में बोलते थे या फिर बीजेपी इससे खफा थी पता नहीं, मगर जुडिशरी में इनकी अंदर तक पहुंच है और अशोक गहलोत जी के जो दामाद हैं वो जज बने हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इन पर बहुत दबाव था, दबाव में काम कर रहे थे, मैंने पहले ही कह दिया था। मगर अशोक गहलोत ये भी कहते रहे कि हमारे पारिवारिक मित्र हैं और बीजेपी को इस तरह से इनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी क्या व्यवहार कर रहे थे जब सचिन पायलट ने बगावत की, या फिर 25 सितंबर को जब उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया सारे कांग्रेस के विधायकों का। जो विधायक अब कोर्ट में लिख कर दे रहे हैं कि हमने इस्तीफा लिखा ही नहीं था, तो कौन से विधानसभा अध्यक्ष के नियमों का पालन कर रहे थे? अशोक गहलोत की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा का सभापति खोज रहे होंगे, जैसा इन्होंने सीपी जोशी को साथ लेकर किया था। एक कहने के लिए होती है, जितनी सरकारें होती हैं वो अपने लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, विधानसभा अध्यक्ष को अपना बनाकर और अपने तरीके से ही चलाती है। इसे ये कहना कि संवैधानिक पद पर है ये अविश्वसनीय है, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि लड़ाई अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल भी नहीं दिया गया। फेयरवेल तो जो कांग्रेस के समय हामिद जी थे उपराष्ट्रपति, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। वेंकैया नायडू को भी भव्य फेयरवेल दिया था। ये देखिए वेंकैया नायडू को किस तरह से फेयरवेल दिया गया था। ये सारी तस्वीरें लोग जारी कर रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर कभी जगदीप धनखड़ की नहीं आएगी, क्योंकि ये देखिए जो कांग्रेस के समय थे और मुखर विरोधी थे, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा बीजेपी के लिए और बीजेपी ने इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा, उनको भी शानदार फेयरवेल दिया गया था, मगर जगदीप धनखड़ को नहीं दिया गया। अब इसकी वजह यह हो सकती है कि बीजेपी सोच रही हो कि हम ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाए जिसका कोई राजनीतिक कद नहीं था, फिर भी हमें ही आंख दिखाया, हमें ही बेइज्जत किया,
पता नहीं, ऐसी सोच हो सकती है, पता नहीं ऐसी सोच है या नहीं है, मगर जितने अखबार पढ़िएगा उतनी तरह की बातें इसमें कही जा रही है। हालांकि देखिए क्या है, जाट राजनीति ऐसी घूम रही है कि हरियाणा में भी करीब करीब 15% जाट बीजेपी के साथ चले गए और बाकी जातियों के साथ मिलकर बीजेपी जीत गई। यहां भी 16 विधायक अगर कांग्रेस के जीते हैं तो 14 बीजेपी के भी जीते हैं। अब जाति की राजनीति टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति को लेकर, अपने कैंडिडेट को लेकर वो मोह है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था, वरना अनिल चोपड़ा आज सांसद होते अगर लालचंद कटारिया और विद्याधर चौधरी के इलाके में जाटों ने अनिल चोपड़ा को वोट दिया होता। तो अगर ये कोई कहे कि मैं एक जाति का नेता पूरी तरह से बन जाऊंगा और उसके, या पार्टी सोचे कि ये पूरा का पूरा वोट उस जाति का मुझे मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। अब लोग अपने तरीके से सोचने लगे हैं और इसलिए राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 3 भी होता है। जिस तरह से अब झुंझुनू को जैसे सीट को देख लीजिए, कांग्रेस के लिए तो मक्का मदीना था, मगर जिस तरह से खड़े हुए राजेंद्र गुढ़ा और मुस्लिम वोट लेकर चले गए, राजेंद्र बांबू जीत गए बीजेपी के। तो अगर ये कांग्रेस मानकर चलती है कि इससे हमें सियासी फायदा होगा, तो ये बहुत जल्दीबाजी है और बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा सियासी नुकसान हो जाएगा, तो ये भी बहुत जल्दीबाजी है। 85% जाटों ने हनुमान बेनीवाल को वोट दिया, 15% चले गए ज्योति मिर्धा के साथ और डांगा जीत गए। तो अब ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस अगर ये सोचती है कि इससे हमें फायदा होगा तो कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जातियों का मिथक अब पूरे राज्य में टूटने लगा है। किसी भी एक नेता और किसी भी एक पार्टी के पीछे ये पूरी तरह से नहीं जाते हैं और इसकी वजह से, एक जाति की राजनीति की वजह से दूसरी जातियों को लोग छिटक जाते हैं, तो उस जाति की राजनीति करने वाली पार्टी को सियासी नुकसान भी हो जाता है। खैर, लौटते हैं इस खबर से। एक खबर और बतानी है हमें, जो जिसे लेकर हमारे दर्शक जुड़े रहते हैं हमारे साथ, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर। अब हमेशा से मैं कहता हूं कि इसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है कि शक्तिमान ही गंगाधर है। अब जज साहब इन दिनों आरपीएससी किस तरह से काम करती है उस फॉर्मेट को सुन रहे हैं। बहुत हो हल्ला मचा कि मीडिया में जो अंदर की सुनवाई होती है वो कैसे आ जाता है। पत्रकारों ने माफ़ी भी मांगी और मामला सुलझा। अब गैग ऑर्डर लगा दिया गया कि इन कैमरे सुनवाई होगी, कोई बाहर कुछ बता नहीं पाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ लिखेगा नहीं। पहले जज साहब ने कहा था कि ये लार्जर इंटरेस्ट का मामला है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं, पर पता नहीं क्या सुनवाई चल रही है, कैसे चल रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब मुझे दिखाई देने रही है, टूटती नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल भी धरना छोड़कर दिल्ली चले गए हैं, अब शहीद स्मारक भी खाली खाली ही है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी की सभी नेताओं से मिलकर दिल्ली से लौटे हैं और किरोड़ी लाल मीणा मंत्री के रूप में अब जमते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों पर विराम लग चुका है। अब पूरे मनयोग से काम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हैं, गडकरी जी के साथ हैं, भूपेंद्र यादव के साथ हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। बहुत सारी मुलाकातें और भी हुई है। उधर नरेश मीणा अपना जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, जहां पर अपने समर्थकों के साथ वो हाड़ौती जिले में घूम रहे हैं। मीणा राजनीति भी पता नहीं किस तरफ जाएगी। इंतजार रहेगा कि ये वोट बैंक किस तरफ जाता है। मगर वही बात है कि कोई नेता ये समझे या कोई पार्टी ये समझे कि पूरी तरह से किसी जाति का वोट मुझे मिलेगा, तो अब ये बिल्कुल असंभव हो चुका है। मंडल के जमाने से इस देश की जनता, इस राज्य की जनता इस जाति की राजनीति से आगे जा चुकी है। सोशल मीडिया पर जातिवादी कीड़े सक्रिय रहते हैं, उनसे वोट बैंक पर कोई ज्यादा असर
पड़ता नहीं है। उधर सचिन पायलट लौट आए हैं अमेरिका से। देश के हितों को लेकर उन्होंने जोरदार वहां पर अपनी बात रखी और उसके बाद कल टोंक में रहेंगे, जहां पर वो अपने क्षेत्र में लोगों से बातचीत करते रहेंगे। ये अमेरिका की वो तस्वीरें हैं जहां पर सचिन पायलट पहलगाम हमले से लेकर आतंकवाद और पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। सचिन पायलट की ही खासियत है कि एस्पेन इंस्टीट्यूट से लेकर टोंक तक उतने ही सहज नजर आते हैं जितने सहज नेता ये हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन था और जन्मदिन पर बहुत सारे लोग गए। एक तस्वीर अटक गई मुझे, इसे मैं दिखाना चाह रहा था कि जिस तस्वीर की वजह से अशोक गहलोत को सियासी रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। ये उनके ओएसडी हैं शशिकांत शर्मा, जो कांग्रेस सरकार में मंत्रियों से ज़्यादा पावरफुल थे। लोग कह रहे हैं इस मुलाकात के बारे में नेहरू जी और गांधी जी क्या सोच रहे होंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिल्कुल ही भगवान बुद्ध की तरह इस पूरी परिस्थिति से दूर कहीं और हैं और इतनी तटस्थता किसी नेता के चेहरे पर नजर नहीं आती है। यही उनकी खूबी भी है। शशिकांत शर्मा इन दिनों दिल्ली में अशोक गहलोत के लिए फील्डिंग लगाने में जुटे हुए हैं। किसी तरह से उनका पुनर्वास किया जाए, क्योंकि मीडिया में लगातार वो बने रहकर अपनी पुनर्वास की कोशिशों को बल देने में लगे हुए हैं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।